नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। दोस्तों, मैं आपसे बात करने वाला हूं कि गवर्नमेंट 20 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त फाइनेंशियल पैकेज कहां से लेके आएगी। गवर्नमेंट के पास क्या सोर्सेज है 20 लाख करोड़ रुपए के। आपके बहुत से लोगों के दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा कि गवर्नमेंट आखिर जो ये स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज डिक्लेयर की है, इसकी फाइनेंसिंग कैसे करेगी, ये पैसा इकट्ठा कैसे करेगी। तो इस बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आपने दिग्विजय इकोनॉमिका को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स रिलेटेड सारे कॉन्सेप्टुअल चीजें आपके सामने मैं रख रहा हूं जो डिफरेंट टाइप के कंपटीशन में पूछे जाते हैं। इसलिए आपको जरूर दिग्विजय इकोनॉमिका को सब्सक्राइब करना चाहिए। आइए दोस्तों, हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट इस रेवेन्यू को, इस 20 लाख करोड़ रुपए के फंड को, रिसोर्सेज को कहां से कलेक्ट करने वाली है। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि जब गवर्नमेंट अपने रिसीट्स और एक्सपेंडिचर की बात करती है तो वो बजट के माध्यम से करती है। गवर्नमेंट ने 2020-21 का बजट 1 फरवरी को प्रस्तुत कर दिया था। उसमें जो गवर्नमेंट के खर्च थे बजट में वो लगभग 30 लाख करोड़ रुपए के थे, जबकि गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू थी, जो कि गवर्नमेंट को टैक्स से मिलेगी, नॉन टैक्स से। नॉन टैक्स का मतलब है कि उसे जो है रेलवे से या फिर पब्लिक सेक्टर के अन्य इंटरप्राइजेस से जो आय मिलेगी वो, या फिर गवर्नमेंट कहीं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को लोन दी है तो उससे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो, तमाम तरह की पेनाल्टी फाइन मिला के जो गवर्नमेंट की इनकम होगी वो लगभग 22 लाख करोड़ होगी। तो गवर्नमेंट के बजट में जो खर्चा था वो लगभग 30 लाख करोड़ का था। गवर्नमेंट की जो राजस्व था, रेवेन्यू था, वो 22 लाख करोड़ का था। इसका मतलब लगभग 8 लाख करोड़ का घाटा तो गवर्नमेंट के बजट में ही था। अब एक प्रश्न यहां आ गया आपके सामने कि अगर गवर्नमेंट के पास अपने पास रेवेन्यू नहीं है तो आखिर में इस बड़े अमाउंट को 20 लाख करोड़, जो लगभग जीडीपी का 10% है, ये कलेक्शन गवर्नमेंट कैसे करेगी। अगर सिंपल इसे मैं उदाहरण से समझूं, मान लीजिए मुझे अपने सिस्टर की शादी करनी है और मुझे पता है कि मेरे सिस्टर की शादी में 20 लाख रुपए का खर्च आना है, लेकिन मेरे पास सिर्फ 16 लाख रुपए ही है। तो मैं 4 लाख रुपए का कहीं से व्यवस्था करूंगा, लेकिन क्या हुआ कि शादी के समय ही पापा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई और मुझे 15 लाख रुपए और भी इकट्ठा करने पड़े। तो प्रश्न यह है कि पहले ही मैं 4 लाख के घाटे में था, अब मुझे 15 लाख की और अतिरिक्त व्यवस्था करना है, उसकी फाइनेंसिंग मैं कहां से करूंगा। क्या मेरे सोर्सेज हैं? अगर मैं उन सोर्सेज का यूटिलाइजेशन करता हूं तो मेरे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस तमाम टिपिकल कॉन्सेप्टुअल क्लियरिटी को अगर आपको जानना है तो नो डाउट इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और मैं बताऊंगा कि गवर्नमेंट कहां से इस सोर्स को इकट्ठा करेगी। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, गवर्नमेंट के पास जो सोर्सेज हैं जिससे गवर्नमेंट 20 लाख करोड़ इकट्ठा करेगी वो यहां पे मैं आपके सामने रख रहा हूं। सबसे पहला है एक्सटर्नल ग्रांट एंड एड, बाह्य सहायता और अनुदान। दूसरा है इंटरनल बारोइंग, आंतरिक उधारी। एक्सटर्नल बारोइंग, बाह्य उधारी, डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश, और सपोर्ट ऑफ आरबीआई के द्वारा सपोर्ट। ये गवर्नमेंट के पास सोर्सेज होते हैं एडिशनल फंड को इकट्ठा करने की। मतलब जब गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू खत्म हो चुका है, उसके पास अपनी इनकम नहीं है, तो यहां से वो लोन लेके अपने जो फंड को, रिसोर्स को इकट्ठा कर सकते हैं। देखिए, सबसे आसान होता है किसी भी गवर्नमेंट के लिए एक्सटर्नल ग्रांट और एड के माध्यम से फंड को इकट्ठा किया जाए, क्योंकि एक्सटर्नल जो ग्रांट होता है, अनुदान है ये पैसा अगर आपको कोई देश या फिर कोई मल्टीनेशनल इंस्टीट्यूशन आपको दे भी दे तो चूंकि ये ग्रांट है, इसे वापस नहीं करना होता है। तो बहुत आसान है कि अगर ये मिल जाए तो बहुत बढ़िया। और दूसरा होता है एड, सहायता। इसको भी आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, मल्टीनेशनल इंस्टीट्यूशंस आपको दे सकते हैं। इस फैक्टर का गवर्नमेंट को बिल्कुल लाभ नहीं होने वाला है, क्योंकि देखिए ग्रांट आजकल गवर्नमेंट को बहुत लंबे समय तक, जब हम लोग परमाणु परीक्षण किए थे पहला और दूसरा, तभी से देशों ने, संस्थाओं ने देना बंद किया था। एड मिलता है आईएमएफ के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा, एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। तो अब तक वो क्लियर नहीं किया है कि किस तरह का एड वो डिफरेंट देशों को देने वाला। तो ये जो एक सोर्सेज है इसको आप यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। अब आइए, बहुत एक इंपॉर्टेंट सोर्सेज है वो है इंटरनल बारोइंग का, आंतरिक उधारी का। जब मैं कहता हूं कि गवर्नमेंट इंटरनल बारोइंग करेगी, इसका मतलब होगा कि गवर्नमेंट लोगों से, इंडिविजुअल से, डिफरेंट टाइप के इंस्टीट्यूशन से या फिर बैंकों से पैसे को इकट्ठा करेगी। तो इंटरनल बारोइंग एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट के फाइनेंसिंग का सोर्स रहा है। अगर आप देखिएगा, भारत का जो जीडीपी है उसका 68% डेट है,
भारत का जो डेट जीडीपी रेशियो है लगभग 68% का, और इस 68% में लगभग 93% इंटरनल बारोइंग का हिस्सा है और 7% ही एक्सटर्नल बारोइंग का हिस्सा है। तो सबसे ज्यादा जो गवर्नमेंट, भारत की सरकार अब तक जो डिपेंडेंसी दिखाती है वो इंटरनल बारोइंग के ऊपर होती है। आइए इसको अच्छे से हम लोग समझते हैं कि गवर्नमेंट इंटरनल बारोइंग से किस तरह से फंडिंग रिसोर्स करती है, फिर हम लोग एक्सटर्नल बारोइंग, डिसइन्वेस्टमेंट तथा आरबीआई की बात करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो फाइनेंसिंग का सोर्स हो सकता है इस 20 लाख करोड़ में, वो होगा इंटरनल बारोइंग का। तो बहुत ध्यान से, जितना भगवान आपको क्षमता दी है, कंसंट्रेशन से सुनिएगा, बिल्कुल आपको क्लियर होगा कि गवर्नमेंट किस तरह इंटरनल बारोइंग लेती है। देखिए दोस्तों, गवर्नमेंट की एक अनवरत प्रक्रिया है इंटरनल बारोइंग लेने के लिए। शुरू से गवर्नमेंट भारत में, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के अधिकांश देश इंटरनल बारोइंग को लेते हैं। भारत में जो गवर्नमेंट बारोइंग लेती है वो 1 साल से कम के लिए भी लेती है और 40 साल तक के लिए देती है। अगर गवर्नमेंट को 1 साल से कम अवधि के लिए अगर गवर्नमेंट को फंड इकट्ठा करना है तो गवर्नमेंट बेसिकली ट्रेजरी बिल के माध्यम से लेती है। लेकिन आपको मैं बताऊं कि जो गवर्नमेंट का लोन लेने का काम है वो आरबीआई करता है, गवर्नमेंट नहीं करती है, बेसिकली आरबीआई करता है। गवर्नमेंट के बिहाफ पे आरबीआई, अगर 1 साल तक के लिए गवर्नमेंट को लोन चाहिए तो आरबीआई ट्रेजरी बिल इश्यू करता है, जिसको आप लोग सुने होंगे टी बिल, ट्रेजरी बिल। अब ट्रेजरी बिल इश्यू करके, टी बिल इश्यू करके वो 64 दिन के लिए ले सकता है फंड, 82 डे के लिए ले सकता है, 164 डेज के लिए दे सकता है, 364 डेज के लिए दे सकता है। मतलब वो 3 महीना के लिए, 6 महीने के लिए, 12 महीने के लिए। तो ट्रेजरी बिल्स के माध्यम से जो आरबीआई गवर्नमेंट के लिए फंड इकट्ठा करता है वो एक, समझिए, एक शॉर्ट टर्म बारोइंग प्रक्रिया है। सबसे ज्यादा जो लोन गवर्नमेंट लेती है वो लॉन्ग रन लोन लेती है। लॉन्ग रन लोन भी गवर्नमेंट के बिहाफ पे आरबीआई के द्वारा इकट्ठा किए जाते हैं। उसको हम कहते हैं डेटेड सिक्योरिटी, डेटेड सिक्योरिटी या फिर बांड। बहुत ध्यान से सुनिएगा, सारा माजरा यहीं से आने वाला है। डेटेड सिक्योरिटी या बांड, अगर गवर्नमेंट को 1 साल के कम समय के लिए लोन चाहिए तो गवर्नमेंट के बिहाफ पे आरबीआई ट्रेजरी बिल इशू करती है और ट्रेजरी बिल को हम लोग परचेज करते हैं, ओके, इंस्टीट्यूशंस परचेज करते हैं, जिसके माध्यम से सरकार को हम लोग लोन देते हैं तथा हम लोग ब्याज पाते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है डेटेड सिक्योरिटी या बांड। अधिकांश गवर्नमेंट की जो बारोइंग होती है ये डेटेड सिक्योरिटी या बांड के माध्यम से होती है। डेटेड सिक्योरिटी या बांड के माध्यम से गवर्नमेंट 1 साल से अधिक और 40 साल तक की बारोइंग करती है। डेटेड सिक्योरिटी का मार्केट इधर बहुत ज्यादा जो है वाइड हुआ है। पहले डेटेड सिक्योरिटी को जो परचेज करने वाले लोग थे, आरबीआई इशूज की परचेज करने वाले बड़े बड़े मल्टीनेशनल इंस्टीट्यूशंस, जो हमारी जो है इंस्टीट्यूशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं, संस्थाएं हैं, जैसे पेंशन फंड हो गई या इन्वेस्टमेंट फंड हो गई या फिर कोई ट्रस्ट हो गया, बड़े बड़े इसमें इंस्टीट्यूशंस ही पार्टिसिपेट करते थे। लेकिन आरबीआई ने यह काम किया कि इसे पब्लिक भी खरीदे। तो अब देखिए, बहुत हद तक गवर्नमेंट सिक्योरिटी को, जो डेटेड सिक्योरिटी है, बांड, इसे पब्लिक भी खरीद रही है, कोऑपरेटिव बैंक भी खरीद रहे हैं, छोटे बैंक भी, स्मॉल इन्वेस्टर्स भी खरीद रहे हैं। इसके माध्यम से गवर्नमेंट बहुत बड़े पैमाने पर लोन इकट्ठा करती है। देखिए, जो डेटेड सिक्योरिटी है वो सबसे सेफ होता है इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि देखिए सॉवरेन सिक्योरिटी है, एक तरह से गवर्नमेंट इशू कर रही है और आरबीआई उसको सेल कर रही है। तो आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटी पर परचेज कर दिया, जैसे किसान विकास पत्र आपने नाम सुना होगा, इंदिरा विकास पत्र, आपने उसमें इन्वेस्टमेंट किया 5 साल के लिए, 8 साल के लिए, 10 साल के लिए, तो आपको एक बेहतर रिटर्न्स मिलता है और किसी तरह का डाउट नहीं होता है आपके इन्वेस्टमेंट के प्रति। तो इसके माध्यम से, डेटेड सिक्योरिटी या बांड के माध्यम से, बहुत बड़े पैमाने पे इंटरनल बारोइंग को गवर्नमेंट लेती आ रही है। जहां तक मेरा मानना है, बहुत बड़ा एक फाइनेंसिंग का जो सोर्स होने वाला है वो जो है गवर्नमेंट बांड होने वाला है। गवर्नमेंट बांड जब इशू करेगी तो 2 साल से लेकर 40 साल तक, और बहुत बड़े पैमाने पे उसमें जो है संस्थाएं इन्वेस्टमेंट करेगी, पब्लिक इन्वेस्टमेंट करेगी, पेंशन फंड, इन्वेस्टमेंट। अभी आपने देखा कि इसी का एक जो प्रकार है, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी या बांड का, जो आजकल बहुत चर्चा में रहा है, सॉवरेन गोल्ड बांड। अभी आपने देखा कि गवर्नमेंट ने 2020-21 के लिए क्लियर किया कि हम लोग है सॉवरेन गोल्ड बांड लेके आएंगे। सॉवरेन गोल्ड बांड, ये देखिए सॉवरेन गोल्ड बांड क्या है। ये जो है, अभी आपने देखा कि 6 ट्रांच में आने वाला है। पहला ट्रांच अप्रैल में आया था और दूसरा जो ट्रांच चल रहा है 11 मई से लेकर 15 मई के बीच में गवर्नमेंट के माध्यम के बिहाफ पे आरबीआई सेल कर रही है। तो जो सॉवरेन बांड है, आप लोग देखें कि इस कोविड में, जबकि बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ गया है, लोगों का रुझान जो है गोल्ड में हो गया कि लोग चाहते हैं कि हम गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करें। देखिए, गवर्नमेंट ने 2015 से सॉवरेन गोल्ड बांड स्कीम लेके आई थी। ये आपको गोल्ड से भी बेहतर ऑप्शन देता है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति 1 ग्राम से लेके 4 केजी तक एक फाइनेंशियल ईयर में एक तरह से गवर्नमेंट बांड खरीद सकता है, जो कि गोल्ड के प्राइस से लिंक है। जैसे गवर्नमेंट ने डिसाइड करके रखा कि 4500
रुपए प्रति ग्राम गोल्ड है। आप गोल्ड मत करिए, फिजिकली मत खरीदिए, आप गवर्नमेंट बॉन्ड खरीद लीजिए 4500 रुपए का। इसके अतिरिक्त जब आप बेचेंगे, इसकी मैच्योरिटी पीरियड तो 8 साल की रखी गई है जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है, अगर आप बेचेंगे तो जो 8 साल बाद गोल्ड की प्राइस होगी वो तो आपको मिलेगा ही, एनुअली आपको 2.5% गवर्नमेंट आपको इंटरेस्ट देगी। इसके अतिरिक्त इसमें किसी तरह का मेकिंग चार्ज नहीं है। आप जाके ज्वेलरी खरीदेंगे, गोल्ड खरीदेंगे, कॉइन खरीदेंगे तो आपको मेकिंग चार्ज देना पड़ेगा, आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। ना यहाँ जीएसटी देना है ना मेकिंग चार्ज देना है। आपको जो गोल्ड प्राइस इंहांस होगा वो तो आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही 2.5% एडिशनल आपको जो है बेनिफिट मिल रहा है। चूंकि फिजिकल फॉर्म में है नहीं तो आप जरा सोचिए कितना आसानी से आप इसे वियर कर सकते हैं, तमाम तरह की चीजें। और जब 8 साल के बाद आपको मिलेगा तो इसके ऊपर लॉन्ग रन कैपिटल गेन टैक्स, तो बहुत ऐसे बेनिफिट है जिससे लोग इसमें, आप देखिए दूसरा ट्रांच चल रहा है और ये 6 ट्रांच में आने, तो कितना ज्यादा गवर्नमेंट इससे जो पैसा इकट्ठा कर लेगी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड से। तो कुल मिला के दोस्तों जो इंटरनल बारोइंग है ये गवर्नमेंट अधिकांश जो फंड इकट्ठा करने वाली है डेटेड सिक्योरिटी या बॉन्ड बेच के। डिफरेंट टाइप की बॉन्ड गवर्नमेंट लेके आ सकती है, जिसमें आपको मैंने एक एग्जांपल बताया कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, इससे गवर्नमेंट लोगों से, संस्थाओं से, इंस्टीट्यूशन से, ट्रस्ट से, पेंशन फंड से, इंश्योरेंस से बहुत बड़े हद तक उधार ले सकती है और गवर्नमेंट बहुत आसानी से इसे पे भी कर लेगी, क्योंकि जब मैच्योरिटी आएगी तो फिर दोबारा जो है ये जो है बॉन्ड इशू करके उनको पे कर देगी। तो एक अनवरत प्रक्रिया है, ये एक बहुत बड़ा सोर्स हो सकता है। इसके बाद जो एक सोर्स आता है दोस्तों वो होता है एक्सटर्नल बारोइंग का। गवर्नमेंट जो है इंटरनल बारोइंग के बाद जो है जा सकती है एक्सटर्नल बारोइंग पे। एक्सटर्नल बारोइंग का मतलब है कि एक्सटर्नल कमर्शियल बारोइंग, एक्सटर्नल कमर्शियल बारोइंग का मतलब सबसे बड़ा जो गवर्नमेंट एक्सटर्नल बारोइंग का सोर्स होता है वो है बाह्य वाणिज्यिक उधारी, ईसीबी इसको कहते हैं, एक्सटर्नल कमर्शियल बारोइंग। इसमें गवर्नमेंट अमेरिका के से, ब्रिटेन के कमर्शियल बैंकों से डॉलर देती है, लेकिन काफी महंगे दर पे मिलता है। इसलिए गवर्नमेंट इससे चाहती तो है कम ले, लेकिन चूंकि उसको डॉलर चाहिए ही चाहिए, इसलिए गवर्नमेंट को लगभग 37% अपने टोटल बारोइंग का इसे जो एक्सटर्नल कमर्शियल बारोइंग के रूप में लेना पड़ता है। तो एक बड़ा सोर्स हो जाएगा एक्सटर्नल बारोइंग के रूप में। आप जो है जाके वहां के मार्केट से पैसा लेंगे, आपको यहां पे बायलेटरल भी मिल सकता है, किसी देश से भी आप पैसा ले सकते हैं ब्याज पे। तो इंटरनल बारोइंग के अतिरिक्त एक्सटर्नल बारोइंग एक और भी एक सोर्स है डिसइन्वेस्टमेंट, कि हम अपने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को बेचें। यहां जो कोविड के एरा में मुझे नहीं लग रहा है कि गवर्नमेंट को डिसइन्वेस्टमेंट, कि किसी भी अपने पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज को सेल करके बहुत ज्यादा पैसा मिलने वाला है, क्योंकि इस समय खरीदार नहीं मिलेंगे, शेयर के रेट बहुत ज्यादा गिर गए हैं। तो गवर्नमेंट बहुत अगर इस पे अगर दिखाई तो बहुत इसमें कौड़ी के दाम मिलेंगे, तो ये ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है। तो देखिए ये वाला ऑप्शन नहीं है बहुत ज्यादा, आपके पास ज्यादा जो बड़ा ऑप्शन है इंटरनल बारोइंग का और एक्सटर्नल बारोइंग का। अब मैं बता दूं गवर्नमेंट का इस समय जो जीडीपी रेशियो है डेट का, वो मैंने कहा कि 68% है। मतलब अगर हमारा 210 लाख करोड़ की जीडीपी है तो इस 210 लाख करोड़ जीडीपी का 68% लगभग हम लोग डेट है हमारा, जो इंटरनल और एक्सटर्नल डेट का बना हुआ है। देखिए अभी जो फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट जो आया था, जो एनके सिंह कमेटी ने 2016 में उसको जो संशोधित किया था, उसने कहा था कि अब फिस्कल डेफिसिट को टारगेट मत बनाइए, अब आप जो है डेट जीडीपी रेशियो को टारगेट बनाइए और इसको कम करिए। गवर्नमेंट का मानना है कि 2023 तक इस 68% को हम 60% पे लाएं तो ये बहुत अच्छा होगा। लेकिन मैं आपको बताऊं बहुत रेशनल होता है कि जो टोटल डेट है वो जीडीपी का लगभग 60-65% हो, 60% तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर भारत जैसे इकोनॉमी के लिए आप बियरेबल लिमिट हमसे पूछिएगा तो बियरेबल लिमिट जो हो सकती है वो हो सकती है 85% तक। तो बहुत ज्यादा पोटेंशियल है कि गवर्नमेंट इस बारोइंग को बढ़ा दे और ये जो आपका 68% है वो हो जाए 75%, 78%। ये बहुत बड़ा एक पोटेंशियल है। ये जो सोर्स से गवर्नमेंट फाइनेंसिंग करेगी अपने 20 लाख करोड़ को, इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से। इसको हम बोलते हैं दोस्तों इनडायरेक्ट वे ऑफ फाइनेंसिंग। ये जो हमारा फाइनेंस है वो इनडायरेक्टली। एक बहुत बड़ा ऑप्शन है बाय आरबीआई, जिसको हम डायरेक्ट वे ऑफ फाइनेंसिंग कहते हैं। आइए इसको बताएं हम। इस पे भी बहुत लोगों का विचार है कि क्यों नहीं आरबीआई से पैसा छपवा ले रहे हैं और बांट दे रहे हैं, चाहे वो एमएसएमई को दे दें, चाहे वो जो है दिहाड़ी मजदूरों को दे दें, या फिर वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में डिस्ट्रीब्यूट कर दें, या फिर जो है माइग्रेंट्स को पे करें। अब आपके सामने एक और भी विकल्प है, बहुत ध्यान से आप सुनिएगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट एक सोर्स है आरबीआई, क्यों ना हम डायरेक्ट आरबीआई से पैसा छपवा लें। अब देखिए आरबीआई से कैसे पैसा छपता है ये भी समझ लीजिए। पहले आपने देखा कि गवर्नमेंट ने क्या किया था, गवर्नमेंट ने आरबीआई के माध्यम से पब्लिक से लोन लिया था। और क्या किया था आरबीआई ने सेल किया था गवर्नमेंट सिक्योरिटी को। आरबीआई ने क्या किया था, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को पब्लिक को सेल किया था और पैसा लेके आरबीआई दे दिया था गवर्नमेंट को। ये इनडायरेक्ट वे था
डायरेक्ट वे में क्या होगा दूसरा फाइनेंसिंग का कि गवर्नमेंट क्या करेगी, सीधे बांड आरबीआई को इशू करेगी। अब आरबीआई इसे पब्लिक में नहीं बेचेगी। आरबीआई, गवर्नमेंट ने बांड इशू किया आरबीआई को, आरबीआई ने पैसा दिया गवर्नमेंट को नोट छाप के। इसका मतलब आरबीआई जो है न्यू करेंसी छापेगी और न्यू करेंसी छाप के सीधे सीधे गवर्नमेंट को दे देगी 10 लाख करोड़ रुपए और लीजिए खर्च करिए। ये एक मेथड है जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट सोर्स ऑफ मोनेटाइजेशन। जो गवर्नमेंट का डेफिसिट है उसको डायरेक्टली भर दिया गया आरबीआई के सपोर्ट से। अब जो बांड गवर्नमेंट ने इशू किए वो सीधे सीधे आरबीआई ने बांड परचेज किया और सीधे पैसा जो है गवर्नमेंट को दे दिया। देखिए ये पहले बार नहीं है, 1997 के पहले हमेशा ये होता था। गवर्नमेंट एडहॉक ट्रेजरी बिल लेके आती थी और एडहॉक ट्रेजरी बिल को कभी पब्लिक या संस्थाएं नहीं, सीधे आरबीआई खरीदती थी और पैसा दे देती थी नई करेंसी छाप के। लेकिन मनमोहन सिंह ने काफी इसका विरोध किया था, सी रंगराजन ने काफी इसका विरोध किया था कि ये जो तरीका है भारत में डेफिसिट फाइनेंसिंग का, बेसिकली कि आरबीआई से सीधे करेंसी ले लेना। और देखिए एडहॉक प्रक्रिया नहीं रहा था, ये अनवरत हो गया था, हर साल गवर्नमेंट ये करने लगी थी। इससे बहुत ज्यादा हाइपर इन्फ्लेशन आ सकता है, बहुत ज्यादा इकोनॉमी में लिक्विडिटी, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा नहीं, डिमांड बहुत बढ़ जाएगा, चीजों के रेट बहुत बढ़ जाएंगे। इससे क्या होता है, फॉरेन इन्वेस्टर का एक जो है आपकी इकोनॉमी में डाउटनेस की स्थिति आ जाती है कि इस इकोनॉमी में हम नहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे। यहां पे आपने देखा कि 91 में बहुत बड़ा जो फॉरेक्स क्राइसिस आ गया था, उसमें एक बहुत बड़ा रीजन माना गया था कि ये वाला गवर्नमेंट के द्वारा डेफिसिट फाइनेंसिंग को। लेकिन दोस्तों आजकल फिर इकोनॉमिस्ट एक बार विचार कर, 97 में बंद हो चुका है। मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूं कि जो डायरेक्ट वे ऑफ फाइनेंसिंग है कि सीधे आरबीआई को बांड बेच के सीधे पैसा ले लेना, ये 1997 में बंद हो चुका है। लेकिन बहुत से ऐसे इकोनॉमिस्ट हैं जो अब ये बोल रहे हैं कि डायरेक्ट सोर्स आपको फाइनेंसिंग करनी चाहिए, सीधे आरबीआई से नोट छपवाइए और इकोनॉमी में इंजेक्ट करिए। गवर्नमेंट इस पे कितना विचार करेगी, क्या इस तरीके को अपनाएगी नहीं अपनाएगी, गवर्नमेंट ने क्लियर नहीं किया है। लेकिन कुछ हद तक आप मान सकते हैं कि 1997 के बाद पहली बार इस कोविड प्रॉब्लम में, सिचुएशन में, पेंडेमिक में ये सहारा गवर्नमेंट ले सकती है और कुछ लाख करोड़ रुपए आरबीआई से ले सकती है, बांड बेच के डायरेक्ट फाइनेंसिंग कर सकती है। इसके इकोनॉमी पे बैड इंपैक्ट भी आते हैं, मैंने आपको बताया। इससे लिक्विडिटी बहुत ज्यादा आ गई, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा नहीं, इन्फ्लेशन आ सकता है। लेकिन कुछ लिमिट में गवर्नमेंट को यह काम करना चाहिए कि डायरेक्ट सोर्स ऑफ मोनेटाइजेशन करना चाहिए। तो दोस्तों देखिए ये हमारे पास डिफरेंट सोर्सेज है, इसके अतिरिक्त गवर्नमेंट के पास कोई अतिरिक्त सोर्सेज नहीं है जिससे इस फंड को गवर्नमेंट इकट्ठा कर सके। तो ये है मेरा एनालिसिस कि गवर्नमेंट 20 लाख करोड़ एक्सेस है, कहां से इकट्ठा करेगी। अगर आपको लगता है कि इसके अतिरिक्त गवर्नमेंट के पास कोई विकल्प है तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करिए, मुझे राय दीजिए कि क्या और सोर्सेज हो सकते हैं गवर्नमेंट के पास, तो उसके ऊपर मैं आपसे करूंगा बात। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स।